रुद्रयान एपिसोड 45। जब 45 चांदनी रात। अब आगे। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ कुछ सो भी जाते हैं। वही निष्ठा को नींद नहीं आ रही थी और वही तारा को। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ कुछ सो भी जाते हैं। वही निष्ठा को नींद नहीं आ रही थी और वही तारा को कृष से बात करनी थी। कृष उसे मैसेज करके बताता है कि छत पर मिलते हैं ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाए और वो अकेली ना आए, क्योंकि अगर कोई उसे अकेले देख लेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो तारा एक नज़र निष्ठा को देखते हैं जो बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। वह उसके हाथ को खींचते हुए बोली, तो मेरे साथ ऊपर चलेगी? तो निष्ठा उसे ना समझी से देखने लगी। तारा उसे देखते हुए बोले, अरे मुझे ना बात करनी है कृष से, और तुम्हें तो पता है भाई के होते हुए मैं उससे बात नहीं कर पाती और यहाँ पर तो शायद बात ही नहीं कर पाऊंगी और अभी थोड़ा मौका है तो मुझे जाना है। और कृष ने कहा है कि अकेली मत आना, तो अगर अकेली रात में किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो निष्ठा बोली, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वह बोली, ठीक है चल, तो एक सवाल ले ले, ऊपर शायद हल्की ठंड है। तो उसकी बात सुनकर निष्ठा सोवल ले और तारा भी एक स्टॉल ले लेती है और ऊपर की ओर वह दोनों चले जाते हैं। वही आयु और सिया जल्दी सो गई थी, क्योंकि आयु के होने से सिया को हल्का डर लग रहा था, क्योंकि उसे आयु से डर लगता है और वह कोई भी ऐसी हरकत नहीं करती जिससे आयु उससे गुस्सा कर, जिस वजह से वह जल्दी सो जाती है और आयु भी थके होने की वजह से जल्दी सो जाती है। वही यश तो इतना ज्यादा खाना खा लिया था कि बेड पर लेते ही सो जाता है। वही ऋषि अपना कुछ काम करने लगता है। सही निहाल की आंखों में नींद नहीं थी, उसे निष्ठा की याद आ रही थी और निष्ठा की आंखों में आंसू जैसे याद आती है, उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। वही कृष्ण निहाल को अपने साथ ऊपर आने के लिए कहता है। निहाल तो पहले मना कर देता है, लेकिन जैसे सुनता है कि तारा निष्ठा को लेकर आ रही है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वह भी ऊपर जाने के लिए मान जाता है। सही तारा और निष्ठा ऊपर जाकर उनका इंतजार कर रहे थे कि तभी कृष और निहाल पहुंच जाते हैं। कृष तो जाकर सीधे तारा को गले लगा लेता है और उनकी प्राइवेसी देते हुए निहाल और निष्ठा साइड में आ जाते हैं, जहां पर बड़ा सा सोफा और सामने टेबल पड़े थे। वह दोनों जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। निहाल निष्ठा को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें ठंड लग रही है? तो निष्ठा नहीं, तारा ने कहा इसे लेकर आने के लिए, क्योंकि शायद ठंड हो सकती है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, आओ मेरे पास बैठो। तो निष्ठा उससे थोड़ी दूर बैठी थी, उसे देखने लगती है, फिर उसे थोड़े करीब बैठ जाती है। तो निहाल उसकी कमर को थामकर अपने करीब करके बैठाते हुए बोला, ऐसे बैठो मेरे पास। तो निष्ठा एकदम से शहर जाती है और अपने आगे बंद कर लेती है। उसकी बॉडी सेवा कर रही थी जो निहाल महसूस कर पा रहा था। वह उसे देखते हुए धीमे आवाज में बोला, तुम ऐसे काम क्यों रही हो? मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगा? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या मुझसे? निष्ठा उसे कुछ नहीं कहती और अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल उसे देखते फिर बोला, देखो तुमने ही कहा है कि मैं तुम्हारी खामोशियों को समझो और समझ भी रहा हूँ। अगर तुम मुझसे अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो मैं तुमसे डिस्टेंस बना लूँगा। मुझे तुम्हारी कंफर्टनेस चाहिए। अगर तुम मेरे पास होने से कंफर्टेबल हो तो निष्ठा उसके बात सुनकर उसे देखने लगती है। निहाल की आंखों में उसे सच्चाई देखी है और उसके लिए फिक्र और प्रवाह उसकी आंखों में देखने लगती है। निहाल भी उससे ही देख रहा था। निष्ठा को तभी महसूस होता है कि निहाल धीरे धीरे अपना हाथ हटा रहा है, तो निष्ठा छत से उसके चेहरा जो उसकी तरफ था वह उसके गाल पर किस कर देती है, जिससे निहाल का हाथ एकदम से रुक जाता है और उसकी सांस से आसपास की सारी जगह, उसे तो सारा जहां थमा हुआ महुआ महसूस होता है, वह एक पल के लिए जम ही जाता है। उसे एक पल के लिए सब कुछ महसूस होना बंद हो गया था। वह अपने दूसरे हाथों से धीरे धीरे अपना गाल पर हाथ रख लेता है और निष्ठा का चेहरे को देखा है जो अपना सर नीचे किए हुए थे और उसके गाल पर लाली देखने लायक थी, जिसे देख के निहाल के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। उसे शायद इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। वह झट से निष्ठा को कमर को थाम कर उसे अपने सीने से लगा लेता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। निष्ठा भी उसके सीने में सुकून महसूस कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही वह दोनों बैठे थे रहे, तभी फिर
खुद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। निहाल सामने आसमान को देखते हुए निष्ठा के हाथों को पकड़ते हुए बोला, कुछ कहना है? तो निष्ठा अपना सर नाम हिला देती है। निहाल उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए, पता है, जब मैं बचपन में प्रतीक के साथ खेलता था तो मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि वह हमेशा ही मुझे मेरी चीज़ छीन लिया करता था और मुझे मेरी चीज़ से किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बचपन से ही मैं अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। जो मेरा है वह सिर्फ मेरा है, उससे मैं किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। और फिर वो निष्ठा के हाथों को अपने होठों से लगाते हुए बोला, और यह सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए ही। मैं तो मम्मी पापा को भी प्रतीक के साथ शेयर करने में पसंद नहीं करता था, लेकिन आखिर है तो मेरा भाई तो एडजस्ट कर लेता था। हमेशा ही मैं बचपन में दादी से सुनता था कि मैं आज जब बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी किसी से शादी होगी और जो भी मेरी दुल्हन बनेगी वह सिर्फ मेरी होगी और किसी की भी नहीं होगी। मुझे तब उनकी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने पर उसका महत्व समझ आया और अभी यकीन है कि जो मेरा है वह मेरा ही होगा। निष्ठा उसके बाद सुन रही थी, जो उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। वह अपने सांसों को थमते हुए उसे देखते हुए बोले, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? तो निहाल उसके हाथों को कसकर थमते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? इतनी भी ना समझ मत बनो निष्ठा, मुझे पता है तुम काफी समझदार हो, लेकिन जैसे कि तुमने कहा है कि तुम खामोश रहना पसंद करती हो, तो तुम्हारे इस खामोशी का टूटने का मुझे इंतजार रहेगा। तो निहाल की बात सुनकर निष्ठा एकदम से शांत हो जाती है, उसके मन में घबराहट आ जाती है। उसे निहाल के साथ पसंद आता है, जिस वजह से ही उसके करीब इतने कम समय में ही आ गई थी। भले ही निहाल हमेशा उससे प्यार से बात करता, उससे प्यार करता और उसके सब बात समझता, लेकिन निष्ठा के मन में ये डर हमेशा ही था कि वह एक अनाथ है और अगर इस वजह से कोई उसे ना अपनाए तो। निहाल उसके मन की बात को समझ रहा था, लेकिन वह निष्ठा को कुछ भी नहीं कहना चाहता। निष्ठा खुद अपने सब कश्मकश को छोड़कर निहाल को अपने, यही निहाल का इच्छा था। वहीं चांदनी रात में वह दोनों एकदम शांत बैठे हुए थे। निष्ठा जो अपने ही कश्मकश में उलझी हुई थी और निहाल जिसके कंधे में सर रखकर सोया हुआ था और उसके दिल की धड़कनों को सुन रहा था, जिससे वह महसूस कर पा रहा था कि वह इस वक्त बेचैन है। फिर दूसरी ओर तारा और कृष भी झूले में बैठकर एक दूसरे के बाहों में सुकून की नींद सो चुके थे। आज की चांदनी रात में उन दोनों की ही प्यार की उड़ान भर रही थी, जो एक दूसरे के दिल में जगह बना रही थी। फिर दूसरी ओर तारा और कृष भी झूले में बैठकर एक दूसरे के बाहों में सुकून की नींद सो चुके थे। आज की चांदनी रात में उन दोनों की ही प्यार की उड़ान भर रही थी, जो एक दूसरे के दिल में जगह बना रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण से उनकी नींद खुलती है। पहले निष्ठा की नींद खुलती है, वह अपने आप को निहाल के बाहों में पाती है। वो निहाल के चेहरे को देखने लगी, जिसे देखकर उसमें ही खो जाती है। रात में उसने बहुत कुछ सोचा, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह अपने कश्मकश में उलझी हुई थी, लेकिन फिर भी वो निहाल को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन वह अपने दिल की बात भी समझ नहीं पा रही थी। निहाल जो उठ चुका था, अपने आंख बंद कर ली थी, वह विस्व ही अपने आंख बंद किए हुए ही बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखोगी तो इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। तो निष्ठा उससे दूर होकर उसे देखते हुए बोली, आप उठ गए ही? तो निहाल अपने आंख खोलते हुए उसे अपनी बाहों में भरती हुए बोला, क्या लगता है तुम्हें? तो निष्ठा को समझने लगी और बोली, मुझे छोड़िए, सुबह हो गई है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, छोड़ देता हूँ, कहकर उसके गाल में एकदम से किस कर लेता है, जिससे निष्ठा फिर से सॉफ्ट हो जाती है। निहाल उसे छोड़ देता है और सीटी मारते हुए वहां से चला जाता है। निहाल की यह हरकत से निष्ठा जम ही जाती है। वह अपने गाल पर हाथ रख लेती है और जल्दी से होश में आते हुए जाती है तो देखी है तारा और के सभी भी सोए हुए थे। वह उन दोनों की उठाने की कोशिश करती है। तारा उठ जाती है और वह कृष को भी उठा देती है और सब लोग नीचे आ जाते हैं। कुछ घंटे बाद सब लोग फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गए थे और जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि सगाई दोपहर को ही थी और घर में तैयारी चल रही थी। सब लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट कर चुके थे, लेकिन वह अपने दिल की बात भी समझ नहीं पा रही थी। निहाल जो उठ चुका था, अपने आंख बंद कर ली थी, वह विस्व ही अपने आंख बंद किए हुए ही बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखोगी तो इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। तो निष्ठा उससे दूर होकर उसे देखते हुए बोली, आप उठ गए ही? तो निहाल अपने आंख खोलते हुए उसे अपनी बाहों में भरती हुए बोला, क्या लगता है तुम्हें?
तो निशा को समझने लगी और बोली मुझे छोड़िए, सुबह हो गई है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला हाँ ठीक है छोड़ देता हूँ, कहकर उसके गाल में एकदम से किस कर लेता है, जिससे निष्ठा फिर से सॉफ्ट हो जाती है। निहाल उसे छोड़ देता है और सीटी मारते हुए वहां से चला जाता है। निहाल की यह हरकत से निष्ठा जम ही जाती है। वह अपने गाल पर हाथ रख लेती है और जल्दी से होश में आते हुए जाती है तो देखी है तारा और के सभी भी सोए हुए थे। वह उन दोनों की उठाने की कोशिश करती है। तारा उठ जाती है और वह क्रिश को भी उठा देती है और सब लोग नीचे आ जाते हैं। कुछ घंटे बाद सब लोग फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गए थे और जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि सगाई दोपहर को ही थी और घर में तैयारी चल रही थी। सब लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट कर चुके थे। निहाल उसे घूरते हुए एप्पल खाते में बोला अपना स्टाइल देखा है, छपरी जैसा लग रहा है। तो प्रतीक मुंह बनाते हुए अपने मल को देखते बोला मैं देखो भाई मुझे चिढ़ा रहा है। तो नम्रता जी एक नज़र निहाल को घूरते हुए बोली तुम घर नहीं आते, फ़ोन करने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, अगर किसी चीज़ में बिजी हो तुम हनन। तो उनकी बात सुनकर निहाल चुपचाप खड़ा हो जाता है। वह बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा लग रहा था जो अपने माँ के दांत में से थोड़ा उदास हो गया था। वही उसे देखकर सब लोग मन मन मुस्कुरा रहे थे। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 46 जब 46 एंगेजमेंट। अब आगे निहाल बिल्कुल एक छोटा बच्चा जैसा चुपचाप अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है कि तभी दरवाजे पर से एक लड़की की हील की टिकटक की आवाज़ आती है जिसे एक घुटनों के नीचे तक का फ्रॉक पहना हुआ था। वह काफ़ी स्टाइलिश और एलिगेंट दिख रही थी। वह स्टाइल से चलते हुए नम्रता जी के पास जाते फिर बोले आंटी बेचारे को क्यों डांट रहे हैं, देखो बेचारे का चेहरा कैसे लटक गया है, कहकर अपनी हाल को देखा है। निहाल पहले उसे पहचान नहीं पता, फिर उसे याद आता है कि वह कौन है। वह लड़की आकर सीधे निहाल के गले लग जाती है और उसकी गाल पर किस करते हुए बोल अरे तुम कितने बड़े हो गए हो, मैं तो पहले तुम्हें देखकर शौकल थी, बचपन में कितने क्यूट दिखते थे और अब तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वही उसकी हरकत और यह सब जो निहाल को और न ही वहां पर खड़े किसी को पसंद आ रहा था। वो कुछ कह पाता ये कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही निष्ठा वहां से जाने वालों थी। प्रतीक की नज़र निष्ठा पर पड़ी तो प्रतीक भागकर जाकर निष्ठा के सामने खड़ा हो जाए, जिस निष्ठा 2 कदम पीछे घुस गई और जिससे उसके हाथ पीछे रखे टेबल के गिलास पर लग गया और वह गिलास भी टूट गया। सब लोग वहां देखने लगे। वही निष्ठा ये सब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह चुप थी। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी निहाल के करीब किसी और लड़की को देखकर, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती। वही निहाल भी जो शौक था वह निष्ठा को भी सबसे पहले देखा है। वह उसके चेहरे पर गुस्सा या चलनी या तकलीफ जो भी कहे वह देख पा रहा था। निहाल उसे लड़की को साइड करके निष्ठा के पास जाते हुए बोला निष्ठा तुम ठीक हो ना, कहकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। निष्ठा उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और अपना सर नीचे करते हुए बोली मैं ठीक हूँ। वही तभी प्रतीक आगे आते हुए निष्ठा को देखते हुए बोला आप वही है ना जिन्होंने टॉप किया था, आप कितनी खूबसूरत है, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना था और आपको कब से देखना चाहता था लेकिन कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई, आखिर में आज आपसे मुलाकात हो ही गई। तो निष्ठा बस उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दे देती है और बोली मुझे कुछ काम है, कहकर वह जल्दी से वहां से चली जाती है। उसके पीछे ही आयु चली जाती है। उसे निष्ठा की फिक्र हो रही थी। फिर वो लड़की सबको देखते हुए बोली हेलो मेरा नाम मोना है और मैं निहाल की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, बचपन में हम दोनों ने साथ में बहुत सी मस्तियाँ की है, कहकर उसके हाथ में अपना हाथ डाल देती है और उसे देखकर मुस्कुरा देती है। निहाल तो वहाँ चुपचाप खड़ा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी निहाल की माँ अमृता जी उसके पास जाते हुए बोले क्या हुआ तुम ठीक हो। तो निहाल अपना सर हमें दिला देता है तो वह बोली जो अपने दोस्त को कमरा दिखा दो। फिर नम्रता जी जाकर अपने बहन से मिलती है और सब फैमिली वाले से भी मिलती है। दादी वहां पर नहीं थी जिस वजह से माहौल बहुत ठंडा था, नहीं तो अब तक वह घर सर पर उठा ली होती। कुछ देर बाद सब लोग अपने कमरे में रेडी हो रहे थे और बाहर सब चीज़ों को सुंदर से सजाया गया था। हाल के बाहर जो बहुत बड़ा लॉन था वहीं पर ही सगाई होने वाली थी। स्टेज को रेडी कर दिया गया था और दिन होने की वजह से फूलों से ही सब डेकोरेशन हुआ था और वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सब लोग धीरे धीरे रेडी हो रहे थे।
वही आयु निष्ठा के पास गई थी। वह निष्ठा से कुछ देर बात करती है। निष्ठा भी उससे कुछ बातें कर दी, जिसके बाद वह दोनों फिर रेडी होने चली जाती है। अब तक दोपहर हो गए थे, सब लोग आ गए थे। आयु रेडी होकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो वो ऋषि से टकरा जाती है। वह गिरती कि उससे पहले ऋषि उसे कमर से थाम लेता है और उसको ही देखने लगता है। वह दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। ऋषि उसे सीधा खड़ा कर देता है और उसे देखते हुए बोला, सॉरी पर बस तारा को ढूंढ रहा था। तो आयु उसे एक नज़र देखी है लेकिन कुछ नहीं कहती और बोली, तारा उस कमरे में है। कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर देता है तो ऋषि उसे एक नज़र देखकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आयु भी नीचे आ जाती है। आयु के नीचे आते ही सब लोगों से देख रहे थे। उसका लुक उसके जैसा ही था पर काफी खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद सिया भी नीचे आ गई थी, वो भी काफी प्यारी लग रही थी। निष्ठा और तारो दोनों ही रेडी हो चुकी थी। जहां तारा को बार बार निहाल को उसे लड़की को पास देखना याद आ रहा था, वही तारा को डर लग रहा था नीचे जाने से और इस बात से भी अगर फिर दादी देख ली और कुछ उल्टा पुल्टा उसे बोलेंगी तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी दादी। लेकिन वह क्रिश की वजह से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी ऋषि उनका डोर ना करता है तो तारा जाकर डोर खोलती है और ऋषि उसे देखते हुए बोला, नीचे नहीं जाना। तो वह अपना सर हमें हिला देती है। ऋषि तारा और निष्ठा दोनों को ही नीचे आने के लिए कहता है और ऋषि के पीछे पीछे ही वह दोनों भी नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही वह दोनों नीचे आते हैं तो सब लोगों ने देखने लगते हैं। सबकी नज़र तो निष्ठा के लहंगे उसकी खूबसूरती पर ही रुक जाती है। वह इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लग रही थी कि पार्टी में आए सब लोग उसे ही देख रहे थे। बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकती है जिसमें से दुल्हन के परिवार वाले और दुल्हन प्रीति बाहर आते हैं। वो भी काफी प्यारी लग रही थी। उन दोनों की लव मैरिज है। सुमित खुद जाकर उससे का हाथ थामकर उसे स्टेज के पास ले आता है और वह दोनों ऊपर चले जाते हैं। दादी जी तभी कुछ वक्त के लिए वहां पर आती है और सगाई का मुहूर्त भी स्टार्ट हो जाता है। पार्टी सब लोग एंजॉय कर रहे थे और तभी रिंग एक्सचेंज होता है, जिसके साथ ही सब लोग फिर से डांस करने लगते हैं। वही निष्ठा, आयु, सिया और तारा एक कोने में खड़े थे और ऋषि यशक्रिस भी सुमित के पास खड़े थे और निहाल के पीछे पीछे मोना हर जगह घूम रही थी और उसे चिपकी हुई थी, जिसे निहाल भी चिढ़ा हुआ लग रहा था। लेकिन फिर भी उसके बचपन के दोस्त जिस वजह से उसे अच्छे से बात भी कर रहा था। निष्ठा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप खड़ी थी कि तभी उन लोगों के पास नम्रता जी आती है। नम्रता जी सबको देखकर मुस्कुराती है, फिर निष्ठा को देखते हुए बोली, हेलो निष्ठा बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना था, समर्थ जी से तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। तो निष्ठा उन्हें देखकर मुस्कुराते हुआ उनका पैर छूने के लिए नीचे झुकती है कि नम्रता जी उसे खड़े करते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप बताओ तुम्हारे आगे का प्लान क्या है। तो निष्ठा उन्हें देखते हुए बोली, मैं अब अपनी पढ़ाई खत्म करके एक अच्छी सी जॉब करने के लिए सोच रही हूँ। तो वह मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा, जरूर कामयाब होगी और सबके लिए एक मिसाल कायम करोगी। अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना। तो तुम सबका एग्जाम भी आ रहा है ना। कहकर वह सबको एक नज़र देखी है तो आयु उन्हें देखते हुए बोली, जी आंटी, अगले महीने से हमारा इंटरनल स्टार्ट है और फिर कुछ दिनों में सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और सब बिजी हो जाएंगे। तो वह मुस्कुराते हुए सबको देखती हुई बोली, ठीक है, सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना और निहाल का भी ध्यान रखना। इस लड़के का तो कुछ ठीक नहीं है, बस मौज मस्ती करता रहता है। कहकर वह उसे ढूंढते हैं तो उन्हें निहाल मोना के पास से देखा है तो वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसे अपनी बचपन की दोस्त मिल गई। तो यह क्या सबको भूल गया। पता है बचपन में हमेशा इसके पास रहता, इससे बातें करता। ये दोनों बचपन से ही काफ़ी एक दूसरे की क्लोज हैं, अभी भी शायद एक दूसरे को ही पसंद करते हैं। कहकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और उनके बात सुनकर निष्ठा का चेहरा बिल्कुल उतर ही जाता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। तारा निष्ठा के चेहरे को देख रही थी, वह उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है तो निष्ठा उसे एक नज़र देखी है। तारा उसे आंखों से ही दिलासा देती है। दादी जी वहां पर से चली गई थी। वहीं निहाल अपने दोस्तों के पास आ गया था और मोना भी बिल्कुल चिंगम की तरफ से चिपकी हुई थी और उसके साथ ही आ गई थी। और आयु को उसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसे लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो हर वक्त लड़कों से चिपकती रहती है और उन्हें रिझाने की कोशिश करती। वह समझ पा रही थी कि लड़की वही कोशिश कर रही है,
लेकिन उसे नहीं पता था कि यह निहाल के बचपन के दोस्त थे, और जब उसे पता चला तो वह उसे लगा बचपन की दोस्त है और वह से जानते ही होगी, तो उसे कुछ कहना सही नहीं लगा। वह निहाल को हर्ट नहीं करना चाहता था। मोना उन सब के पास जाकर सबको मुस्कुराते हुए बोली, हेलो गर्ल्स, क्या कर रही हो सब तुम लोग, सब डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सिया उनसे देखते हुए बोली, नहीं, हमें डांस करना अच्छा नहीं लगता। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे चलो। तो तभी क्रिश और बाकी सब वहां पर आ जाते हैं। तो मोना के बार बार कहने पर क्रिस तारा के साथ, सिया यश के साथ और आयु को ऋषि के साथ डांस करने के लिए चले जाते हैं। तब वह निष्ठा को देखते हुए बोली, तुम किसके साथ जाओगी? तो निष्ठा उसे देखते फिर बोली, हमें डांस नहीं आता, आप डांस कर दीजिए। कहकर वह पीछे मोड़ ही रही थी कि उसका पल्लू निहाल के घड़ी में लग जाता है, क्योंकि निहाल उसके करीब खड़ा था और वह उसमें ही खोया हुआ था। उसने निष्ठा को नोटिस नहीं किया था क्योंकि वह काफी ज्यादा चढ़ गया था मोना को अपने से चिपकने से, लेकिन जब वो निष्ठा को देखता है और उसे देखा ही रह जाता है। हल्के मेकअप ज्वेलरीज के साथ साथ उसे लहंगे में वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वह बिल्कुल एक परी लग रही थी। वही निहाल महसूस भी कर पा रहा था कि आते जाते हुए सब लोग निष्ठा को ही देख रहे हैं। वही निष्ठा कुछ महसूस होता है कि उसका दुपट्टा कहीं लग गया है, तो वह देखी है कि निहाल के हाथों में लग गया है। वो निहाल को देखते हैं, लेकिन निहाल तो उसे ही देखने में खोया था, और वह मोना को देखते हैं जो उन दोनों को ही देख रही थी। उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है, वह क्या करे समझ नहीं पा रही थी। वही मोना जो देख पा रही थी कि निहाल निष्ठा को ही देखे जा रहा था, जिसे देखकर उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह खुद जाकर निष्ठा के दुपट्टे को निहाल के घड़ी से अलग कर देती है, जिससे निहाल को भी होश आता है। वह मोना को एक नज़र देखा है और निष्ठा को देखते हुए उसे कुछ कहता कि मोना उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, ओ निहाल, चलो ना तुम मेरे साथ डांस करो। कहकर उसे खींच कर ले आती है और उसके साथ डांस करने लगती है। ये सब निष्ठा को बिल्कुल ही सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो देखकर उसे पता नहीं अपने दिल में क्यों दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वह जाकर एक साइड में चुपचाप बैठ जाती है। वहां पर कोई भी नहीं था, वह गुमसुम से बैठी हुई थी। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 47 47 मोना की कड़वी बातें। अब आगे। निष्ठा गुमसुम सी बैठी हुई थी कि तभी वहां पर हिल्स की आवाज आती है, जिससे वह मुड़कर देखती है और खड़ी हो जाती है। तो वहां पर मोना आती है। मोना निष्ठा को देखते हुए बोले, और तुम यहाँ, और तुम्हें वैसे आदत नहीं होगी ना ऐसी हाई फाई पार्टी अटेंड करने की? आखिर तुम हो तो एक अनाथ और गरीब। इतने महंगे ड्रेस और महंगे सब चीजों को देखकर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा ना? ये सब लो क्लास लोगों के ही प्रॉब्लम है। तो निष्ठा बस उसे देखते ही रहते, लेकिन कुछ नहीं कहती। तो मोना उसे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मुझे अंदाजा नहीं होगा कि तुम निहाल को फंसाने की कोशिश कर रही हो? और तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया, इतने बड़े खानदान के लड़के को फंसाओगी, उससे शादी करोगी, और जो तुम अनाथ और गरीब की जिंदगी की रही हो, एकदम से करोड़ों संपत्ति के मालकिन बन जाओगी। कहकर वह क्लैप करते हुए उसके चारों ओर घूरते हुए बोली, अगर आज आंटी मुझे यहाँ ना बुलाती तो शायद तुम अपने प्लान में सक्सेस हो जाती, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे अनाथ, जिसका माँ बाप खानदान किस चीज़ का ठिकाना नहीं है, उसे जैसी लड़की को अंकल आंटी अपने घर की बहू बनाएंगे? कभी भी नहीं। बेल के आंटी ने तुम मुझे खुद यहाँ बुलाया है कि मैं निहाल को अपना बना सकूं, और किसी भी और तेरे लड़की को उसके पास नहीं आने दो। निहाल बहुत भोला है, वह तुम पर तरस खाकर उसे तुम्हें अपने घर में रख भी लेंगे, लेकिन उनके दिल में जगह तुम कभी नहीं बना पाओगी। निहाल शायद तुम्हें सिर्फ यूज करके छोड़ दे, क्योंकि वह अपने माँ बाप के खिलाफ तो कभी नहीं जाएगा, इतना तो तुम भी जान कोई होगी उसे। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कह रही हूँ, पर सब सोच तुम्हारी कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। तुम चाहो तो यहाँ पर देख सकती हो किस कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियाँ लड़के आए हैं, और सब लोग कितने ही रिच हैं। इनमें से हर कोई लड़की निहाल से शादी करना चाहेगी। तुम्हें आखिर है क्या खूबसूरत सूरत जो लोगों को आकर्षित करती है? नहीं तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम किसी के घर की बहू बन पाओ। फिर कौन ऐसे सड़क से उठाई हुई चीज को अपने घर में सजेगी? तुम्हें आखिर है क्या खूबसूरत सूरत जो लोगों को आकर्षित करती है? नहीं तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम किसी के घर की बहू बन पाओ। फिर कौन ऐसे सड़क से उठाई हुई चीज को अपने घर में सजेगी?
दूर से देखने के लिए खूबसूरत हो और अच्छी, जैसे मेले में सुंदर गुड़िया, लेकिन घर में तो वही साजेगा गाना जो मल से खरीदा होगा। उसके बात सुनकर निष्ठा ने एक भी शब्द जवाब नहीं दिया और कुछ नहीं कही। वह ऐसे ही कुछ देर अपनी बातें कहती रही। निष्ठा उसके हर एक बात सुनते रहे। इसके बाद वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हें समझाया जो मुझे समझता था, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे निहाल तो सिर्फ मेरा है, उसे मैं किसी और का नहीं होने दूंगी। फिर भी तुम्हें अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर लेना। वैसे भी क्या होगा, बस तुम दोनों क्लोज जाओगे या एक दो बार इंटीमेट होकर, उसे मुझसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस उसकी बीवी में ही बनूंगी। वह सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ देर खेलेगा और तुम्हें फिर से वही छोड़ देगा जहां से तुम्हें लाया होगा। ये कहकर वह वहां से चली जाती है और निष्ठा धम से वहीं बैठ जाती है। उसे उसके बातें सब गूंज रही थी। उसे यकीन था कि उसने जो भी सब कहा है निहाल के बारे में वह गलत है, लेकिन वह ये बात भी ठुकरा नहीं सकती थी कि वह अपने घर वालों के माँ के खिलाफ नहीं जा सकता और वह भी एक अनाथ है। उसे पता है कि उसकी जगह कहाँ है। वह वहां पर बैठी हुई थी कि तभी उसे फिर अपने साइड में किसी के होने का एहसास होता है। वह साइड में देखा है कि प्रतीक बैठा है। प्रतीक उसे देखते हुए बोला, दीदी आप यहाँ। तो निष्ठा कुछ नहीं बोली। प्रतीक एक जूस का ग्लास उसकी तरह बढ़ते हुए बोला, क्या आपको वहाँ अच्छा नहीं लगा या भाई को किसी और के साथ देखकर आपको अच्छा नहीं लगा? तो उसकी बात सुनकर निष्ठा उसे एक नज़र देखी है और चुपचाप जूस पीने लगती है। प्रतीक को शायद उसका जवाब मिल गया था। उसे देखते हुए बोला, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कॉलेज में सुना था कि भाई आपको प्रोटेक्ट करते हैं और कई बार तो आपके भलड़ाई भी किए हैं। और मेरे कुछ जासूस हैं जो भाई खबरें मुझ तक देते हैं। मुझे पता है कि आप दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। तो निष्ठा उसकी बात को मना करते हुए बोली, तो मैं कुछ गलत फहमी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतीक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे तो छोटा बच्चा समझ रहे हैं ना आप, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो निष्ठा कुछ नहीं बोलती। तभी प्रतीक खड़ा होते हुए बोला, चलिए निष्ठा दीदी अंदर चलते हैं, बाहर कितनी देर बैठेगी? तो निष्ठा भी अंदर जाने के लिए उठाती है। वहीं दूसरे तरफ से तारा दोनों को देखकर हाथ वेव करती है और बोल, क्या हुआ तुम दोनों यहाँ? तो प्रतीक से देखते हुए बोला, हाँ हाँ, आप भी तो मेरी भाभी है। तो तारा उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। तो प्रतीक अपना ध्यान दिखाते हुए बोला, मुझे पता है कि कैसे कृष्ण भाई ने आपको प्रपोज किया और किस एंड ऑल। तो निष्ठा कुछ नहीं बोलती। तभी प्रतीक खड़ा होते हुए बोला, चलिए निष्ठा दीदी अंदर चलते हैं, बाहर कितनी देर बैठेगी? तो निष्ठा भी अंदर जाने के लिए उठाती है। वहीं दूसरे तरफ से तारा दोनों को देखकर हाथ वेव करती है और बोल, क्या हुआ तुम दोनों यहाँ? तो प्रतीक से देखते हुए बोला, हाँ हाँ, आप भी तो मेरी भाभी है। तो तारा उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। तो प्रतीक अपना ध्यान दिखाते हुए बोला, मुझे पता है कि कैसे कृष्ण भाई ने आपको प्रपोज किया और किस एंड ऑल। तो तारा इतने सुनीते ही निठा घूरती है कि निष्ठा से ये सब बताया? तो प्रतीक बोला, नहीं नहीं निठा दीदी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, वह तो मुझे कुछ बात ही नहीं रही। तो तारा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जैसे भी पता चला इस सीक्रेट रखना, वो सर हम में दिला देता है। वह दोनों अंदर जाते हैं कि तभी वह देखते हैं कि कमरे से मोना बाहर आ रही है। उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी लिपस्टिक भी फैल गई थी। वह जिसे सही करते हुए आ रही थी और वह जब सामने उन तीनों को देखते हैं तो ऐसे प्रेटेंड करती है कि उसे थोड़ा शर्म आ रही है। वह बोली, अरे तुम लोग यहाँ प्लीज किसी से मत कहना। वह, हम छोड़ो, क्या कहूँ मैं तुम्हें, मुझे शर्म आ रही है, कहकर वहां से चली जाती है। उसके पीछे ही निहाल आता है और वह जब सामने उन तीनों को देखा है तो एक पल के लिए रुक जाता है और उन तीनों को देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम तीनों यहाँ? वही वो तीनों निहाल को देख रहे थे। उसके कपड़े भी थोड़े बिगड़ गए थे। तभी उनकी नज़र उसके कुर्ते पर जाती है जहाँ पर डीप रेड लिपस्टिक के निशान है, जो मोना की ही लिपस्टिक का शेड है, जिसे देखकर प्रतीक और तारा एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही निहाल निष्ठा को देख रहा था। निष्ठा ने भी वह निशान देख लिए थे। वह बिना एक पल रुक वहां से चली जाती है। वही प्रतीक तारा भी उसे बिना कुछ कहे चले जाते हैं। निहाल उन दोनों को देखते हुए बोला, इन्हें क्या हुआ है? तो वह भी बाहर चला जाता है। वही निष्ठा जाकर दरवाजा बंद कर लिए थे। तारा और प्रतीक दरवाजा पीटते हैं लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता। वही निष्ठा दरबार से बंद करके उससे ठीक कर बैठ गई थी और अपने आप को समेट कर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे।
उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा रोना का मन हो रहा था, कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसके मन में हजारों बातें चल रही थी। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वह अपने कपड़े उतार कर जल्दी से नहाने के लिए चली जाती है और फ्रेश होकर 1 घंटे बाद बाहर आती है। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वह काफ़ी रोई होगी। उसे सब बातें याद आ रही थी जो उसे मोना ने जो कहा था, उसने अपनी आंखों से जो भी देखा उसे पर इतना यकीन नहीं था, लेकिन मोना की बातें जो उसके जहन में बार बार घूम रही थी, और यह सब देखने से एकदम से उसे सब कुछ याद आते ही उसे फिर से रोना आ रहा था। वो जाकर दरवाजा खोल देती है। वही का 1 घंटे से जो तारा और प्रतीक उसका दरवाजा पीट रहे हैं, वह अंदर जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तारा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम 1 घंटे से दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? तो वह बेड पर जाकर लेटे हुए बोली, मुझे बस नींद आ रही है, मुझे सोना है, कहकर वह चादर डाल देते हैं और सो जाती है। वही प्रतीक और तारा एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं कि चादर के अंदर से ही निष्ठा बोली, तुम दोनों ने जो भी देखा उसके बारे में कुछ भी मत कहना। वैसे भी जिस बारे में पता ना हो उसे बात को कहने का कोई भी मतलब नहीं है। तो उसकी बात सुनकर तारा चढ़ते हुए बोली, कोई मतलब नहीं, तुमने देखा था ना वह चुड़ैल मोना कैसे रिएक्ट कर रही थी, जिसे साफ साफ पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ होगा। वही प्रतीक भी गुस्से से बोलते, आप ऐसा क्यों कह रही है? तो निष्ठा बोली, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस तुम दोनों किसी से कुछ नहीं कहोगे। उसके बाद सुनकर प्रतीक और तारा एक दूसरे को देखते हैं और वहां से गुस्से से चले जाते हैं। बाहर सगाई और पार्टी सब खत्म हो चुकी थी। लड़की वाले अपने घर चले गए थे और सब फ्रेश होकर रेस्ट कर रहे थे। तारा भी कुछ देर में कमरे में वापस आकर फ्रेश होकर निष्ठा के पास सो जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है कि तभी आयु निष्ठा के पास आती है और निष्ठा के सिरहाने बैठकर उसके सर सहलाते हुए बोली, क्या हुआ निष्ठा, उठ जाओ, शाम हो गई है। वो उसके चेहरे की देखी है जिसकी आंखें सूजी हुई थी। निष्ठा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें सूजी हुई है? तो निष्ठा आंख खोलकर उठकर बैठ जाती है। वह आयु के सीने में लग जाती है। आयु उसके सर को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ? तो निष्ठा बोली, दी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे हॉस्टल वापस जाना है, अभी जाना है, आप मुझे ले जा सकते हैं? तो वह अपना सर हम में हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं निहाल को कहती हूँ। तो निष्ठा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, प्लीज किसी को कुछ मत कहिए, वैसे भी सब लोग बिजी हैं और थक गए होंगे और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, आप अगर भी नहीं जाना चाहते बस मुझे जाने दीजिए। तो आयु निष्ठा को डांटते हुए बोली, चुप कर, मैं ठीक हूँ और तुम मेरे साथ चलोगी, किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है, बस तुम पैकिंग कर लो, मैं और एचमा कुछ देर में निकल जाएंगे। तो निष्ठा सरहम में हिला देती है और उठ जाती है और जल्दी से अपनी पैकिंग करने लगती है। आयु निष्ठा को देखते हैं, वह समझ पा रही थी कि कुछ तो हुआ है, जिस वजह से वह उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती और पैकिंग कर लेती है। वह दोनों बाहर निकल जाते हैं। दोनों जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं कि तभी उन्हें पीछे से ऋषि की आवाज आती है, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्या कर रहे हो? तो उसकी आवाज सुनकर आयु और निष्ठा एक पल के लिए डर जाते हैं। तो आयु जब देखी है कि ऋषि है तो वह किसी के पास जाकर उसके हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कोने में ले जाती है और उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ऋषि उससे हाथ छुड़ाने हुए बोला, इतनी रात में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और ऐसे सबसे छुपाते? तो ऋषि कुछ कहता कि आयु उसके हाथ को पकड़कर उसे आंखों से ही इशारा करती है शांत रहने का। तो ऋषि बोला, ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ तुम लोगों के साथ। तो ऋषि बोला, कल सुबह तो हम सब चल रहे हैं ना, तुम्हें अब क्यों जाना है? तो निष्ठा ऋषि को देखते हुए बोले, भाई मुझे अभी जाना है। तो आयु से घूरते हुए बोली, हम कहीं छुपकर नहीं जा रहे हैं, बस हमें हॉस्टल जाना है। रुद्रयान एपिसोड 48 च 48 दुरियान। अब आगे। ऋषि की बात सुनकर आयु को भी यह ठीक लगा, जिस वजह से वह भी अपना सर हमें हिलाते हुए बोली, ठीक है तुम चलो। तो ऋषि आयु निष्ठा तीनों ही बाहर आ जाते हैं। ऋषि ने अपने कोई भी कपड़े नहीं लाए थे, वह सिर्फ फोन ही लेकर आया था। वह तीनों ही बंगले से बाहर आ जाते हैं और कुछ दूर में ही उन्हें टैक्सी मिल जाती है, जिसमें वह तीनों ही बैठ जाते हैं और कुछ देर में वो मेट्रो में बैठ जाते हैं। मेट्रो तो 24/7 अवेलेबल होती है, जिस वजह से वह तीनों वहां पर बैठ जाते हैं। वही वहां पर बैठते ही ऋषि ने सबको मैसेज कर दिया था कि आयु और निष्ठा को हॉस्टल वापस जाना है, जिस वजह से वह भी उनके साथ गया था।
वही मेट्रो में रात का वक्त सब लोग सोए हुए थे, जहां निष्ठा भी बैठकर कुछ देर में ही सो गई थी। उसे रोने की वजह से सर्दी हो गई थी और जल्दी नींद आ गई थी। वहीं अयोग के आंखों में नींद नहीं थी। ऋषि दरवाजे के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। कांच के डोर था और वह बंद थे। अय्यूब को नींद नहीं आ रही थी। वह भी वही उसके पास ही चली जाती है, जिसे उसे एक नज़र देखा लेकिन कुछ नहीं कहता कि तभी अचानक से ब्रेक लगने की वजह से आयु कितनी लगती है और ऋषि से कमर से थाम लेता है और वह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर आयु ठीक से खड़ी हो जाती है। ऋषि ने अभी भी उसे पकड़ा हुआ था। आयु ऊपर हैंडल को पकड़ लेती है। ऋषि उसे देखते हुए फिर सोई हुई निष्ठा को देखते हुए बोला, क्या हुआ? वह इसे क्यों आने के लिए जिद कर रही थी? तो उसके बात सुनकर आयु बोली, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस मैं जब उसके कमरे में गई थी मुझे से जिद करने लगी कि उसे आना है। अगर मैं भी नहीं आऊं तो उसे अकेले आने दो, और उसे मैं अकेले कैसे आने दे सकती हूं, जिस वजह से मुझे उसके साथ आने पड़ा। तो ऋषि थोड़े सख्त लहजे में बोला, तुम मुझे बता सकती थी, ऐसे रात में अकेला आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आयु उसे एक नज़र देखते हुए बोली, उसने मना किया है किसी को बताने से, नहीं तो मैं निहाल को या किसी को बताती या किसी के समझाने पर समझ जाती। तो ऋषि आयु को देखते हुए फिर निष्ठा को देखते हुए बोला, कुछ हुआ था क्या? तो आयु बोली, मुझे नहीं पता, शायद तारा को पता होगा, वह उसके पास ही थी कल से। कुछ भी अगर हुआ होगा तो उसे पता होगा, तो तुम उससे पूछना प्लीज। तो ऋषि आयु के हाथ को पकड़ते हुए बोला, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। आयु बस उसे एक नज़र देखी है और जाकर वापस निष्ठा के पास बैठ जाती है। वह निष्ठा के सर को अपने गोद में रख लेती है। निष्ठा भी उसके कमर को पकड़कर सो जाती है। ऐसे ही आधी रात में उनकी मेट्रो दिल्ली में पहुंचती है। वह तीनों बाहर आ जाते हैं और ऋषि ने पहले ही अपनी कार को अपने ड्राइवर से कहकर मंगवा लिया था और वह तीनों हॉस्टल में चले जाते हैं। वार्डन जब आयु को देखते हैं तो उन्हें अंदर आने के लिए अलाव कर देती है। वह लोग हॉस्टल में चले जाते हैं। हॉस्टल में पहुंचते ही ऋषि फिर से सबको मैसेज कर देता है कि वह तीनों सेफली हॉस्टल में पहुंच गए हैं और कोई फिक्र नहीं करें और आराम से कल आए। आयु और निष्ठा दोनों ही कुछ देर में सो जाते हैं। निष्ठा बिल्कुल आयु से चिपक कर सोई हुई थी। आयु उसके सर सहलाते हुए सो जाती है। उसे बेचैनी हो रही थी कि क्या हुआ है, निष्ठा इससे रिएक्ट क्यों कर रही है। यूज निष्ठा का के बिहेवियर काफ़ी अलग लग रहा था, लेकिन वह उसकी हालत देखकर उसे कुछ पूछ नहीं रही थी। वही सुबह जब सब लोगों की नींद खुलती है, तारा जब अपने पास निष्ठा को नहीं पाती तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके आंखों में आंसू ही आ जाते हैं जब वह अपने फ़ोन को देखते हैं और ऋषि के सब मैसेज को देखते हैं तो उसे तसल्ली होती है, लेकिन उसे भी हॉस्टल जाना था। वह जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेती है और जाकर सिया को उठती है। सिया भी उठ गई थी, उसने भी सब मैसेज चेक कर लिए थे। तारा जाकर क्रिस के डोर को लॉक करती है कि उठकर दरवाजा खोलना है और तारा को देखते हुए बोला, क्या हुआ तारा, तुम यहाँ? तो तारा उसे देखते हुए बोले, मुझे हॉस्टल वापस जाना है। तो क्रिश बोला, क्या हुआ? उसकी आवाज़ से निहाल भी उठ गया था। तारा एक नज़र निहाल को देखे लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर बोली, मुझे हॉस्टल वापस जाना ही। निहाल उठकर वहाँ पर आए और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? तो तारा तो बिल्कुल निहाल को इग्नोर करती थी। वह क्रिश को देखते हुए बोले, प्लीज़ मुझे हॉस्टल जाना है, मैंने तुम्हें कहा ना, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम रहो, मुझे हॉस्टल वापस जाना है। इस वक्त तक वह वहां से बाहर आ जाती है। उसका रिएक्शन को कोई कुछ समझ नहीं पा रहे थे। निहाल को भी उसका बीएफ काफ़ी अजीब लगा था, क्योंकि निहाल ने 2-3 बार पूछा लेकिन तारा ने पूरी तरह से उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। वही वह लोग भी अपना फ़ोन चेक करते हैं और मैसेज देखते हैं। तो क्रिश को लगा शायद निष्ठा और आयु कैसे जाने की वजह से वह परेशान है और अपने भाई की वजह से भी, तो वो लोग भी वहाँ से जल्दी ही निकल जाते हैं। मोना भी उन सबके साथ आती है, लेकिन रास्ते में मोना का डैड को कुछ काम आने की वजह से वह उसे फ़ोन करते हैं और वह वहाँ से चली जाती है। वही निहाल एक अलग कार में था और वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे निष्ठा और आयु रात में क्यों चले आए, रिसीव से कहाँ मिला और साथ ही साथ आयु ने किसी को क्यों नहीं बताया। वही यश को भी यह सब बातें पता चल गई थी। वह लोग हॉस्टल वापस आ गए थे। वही निष्ठा और आयु सुबह उठकर कॉलेज चले गए थे और अपने क्लासेस कुछ अटेंड करते हैं। फिर निष्ठा अपनी लाइब्रेरी में चली जाती है और अपने बुक्स पढ़ने लगती है और आयु जाकर गार्डन एरिया में बैठ जाती है। तभी रेसी भी उसके पास आकर बैठते हुए बोला, निष्ठा से बात हुई तुम्हारी?
जब आयु ऋषि की बात सुनती है तो उसे देखने लगती है और ऋषि को देखकर अपना सर नामे हिलाते हुए बुरी नहीं। वही तभी वहां पर तारा आती है। तारा भागकर अपने भाई के पास आते हुए बोली, भाई निष्ठा कहाँ है? तो ऋषि खड़ा होते फिर बोला, अरे तुम वापस आ गए, सब आ गए। तो तारा उसे देखते हुए बोले, भाई निष्ठा कहाँ है, प्लीज मुझे बताए। तारा अभी सीरियस लग रही थी, इस वजह से आयु खड़े होते हुए बोली, वह लाइब्रेरी में है। तो तारा सबको इग्नोर करते हुए निष्ठा के पास चली जाती है। वहीं उसके पीछे ही सब दोस्त आ गए थे। निहाल क्रिस आयु को देखते हुए बोले, तुम बिन बताए ऐसे कैसे रात में आ गई और अपने साथ निष्ठा को भी ले आई? तुम दोनों इसे कैसे कर सकते हो? थोड़ी भी टाइम का अंदाजा है रात में तुम दोनों? तो ऋषि जब ये देखा है कि तो सब लोग आयु को कह रहे थे तो वो आयु का सपोर्ट लेते हुए बोला, रुक जाओ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, पूरी बात जान लो। आयु कुछ नहीं कहा था, निष्ठा ने जिद की थी उसे हॉस्टल वापस आना है, जिस वजह से आयु यूज वापस ले आई थी। इसमें आयु की कोई गलती नहीं है और मैं भी उनके साथ ही था। ऋषि की बात सुनकर सब लोग ऋषि को देखने लगते हैं। वही निहाल सबको देखते हुए बोला, लेकिन हुआ क्या है? वह ऐसे कैसे रात में आने के लिए जिद कर सकती है? वह कहाँ है? तो सब लोग एक साथ लाइब्रेरी की ओर चले जाते हैं। वही फॉरएवर के लाइब्रेरी को आते ही सब लोग खड़े हो गए थे कि निहाल सब लोगों को बाहर जाने का इशारा करता है। सब लोग बाहर आ जाते हैं। वही लाइब्रेरी के जिस कोन और शांत जगह पर निष्ठा बैठी थी वह वहीं बैठी हुई थी और उसके बगल में तारा बैठी थी और वह दोनों कुछ बातें कर रहे थे। वही तारा निष्ठा को देखते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे रात में आ सकती हो? तुमने मुझे एक बार बताया नहीं? तो निष्ठा उसके हाथ को थमते हुए बोली, मुझे बस अच्छा नहीं लगा, तुम प्लीज उसे बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें मना किया था ना? तुमने प्रतीक को भी मना किया है ना? तो तारा उसे देखते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम क्या तुमने तो निथायुस आंखों से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी निहाल बाकी सब वहां पर आ जाते हैं। निहाल वहां पर आते हुए उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम दोनों को? निष्ठा को फिर देखते हुए बोला, निष्ठा तुम रात में ऐसे कैसे आने की जिद कर सकती हो? तुम ठीक तो हो? कहकर उसके पास जाने लगा कि उससे पहले ही तारा खड़ी होते हुए निष्ठा का हाथ पकड़ते हुए सबको देखते हुए बोली, वो निष्ठा को ज्यादा बाहर रहने की आदत नहीं थी ना और वह हमेशा हॉस्टल में ही रहती थी और पार्टी उसने तो कभी अटेंड भी नहीं की थी, जिस वजह से वह थोड़ी घबरा गई थी और कुछ बात नहीं है, सब नॉर्मल है। तभी अनाउंसमेंट होती है सब लोगों की कि एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल आ गया है और सब जाकर नोटिस बोर्ड पर वह पढ़ सकते हैं। तो ये बात सुनकर तारा जल्दी से निष्ठा के बैग को लेते हुए, निष्ठा चल, तुझे देखना था ना एग्जाम कब है, चल हमारे साथ, कहकर वह सिया का हाथ को पकड़कर जल्दी से वहां से निकल जाती है। वही सब उन्हें देखते रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन सबको तारा के बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था और साथ ही साथ निष्ठा की खामोशी जो कुछ कहीं ही नहीं रही थी। क्रिश देख रहा था कि तारा निहाल को इग्नोर कर रही है और कहीं ना कहीं निहाल भी यह समझ रहा था क्योंकि क्वेश्चन निहाल ने पूछा था और तारा एक बार भी निहाल को नहीं देखी। वह नोटिस बोर्ड के पास काफी भीड़ थी। उन लोगों के एग्जाम की डेट इंटरनल के लिए 20 दिन बाद की थी और सेमेस्टर के लिए उसे 20 दिन बाद की थी, जिसमें बीच में काफी गैप था और एग्जाम के डेट भी बहुत अच्छे थे, जिससे सब स्टूडेंट काफी खुश थी क्योंकि बीच में उन्हें पढ़ाई करने के लिए भी टाइम था। वही एग्जाम आते ही कॉलेज का माहौल ही बदल गया था। सब लोग कहीं ना कहीं बैठकर पढ़ाई करने लग गए थे। वही तारा तो आज दिन भर एक पल के लिए निष्ठा को नहीं छोड़ता। वह दोनों एक कमरे में बैठे थे और सिया भी उनके पास ही थी और तारा ने वही अंदर खाना मंगवा लिया। वहीं पर बैठकर तीनों पढ़ाई करते रहे और क्लासेस खत्म होते ही तरस उसे सीधे हॉस्टल ले आई और सब लोग अपने अपने हॉस्टल रूम में जाकर फ्रेश होकर खाना खाकर पढ़ाई करने लगे। आयु निष्ठा को देख रही थी। वह उससे पूछना चाहती थी लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहती। उसे लगा अगर निष्ठा को वह बात बतानी होती तो वह उसे सबसे पहले बताती क्योंकि निष्ठा उसे सब बात शेयर करती है और सब बात पहले उससे ही बताती है। उसने सोचा अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, सबको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जिस वजह से वह मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। वही निहाल अपने कमरे में बेचैन इधर उधर हो रहा था। उसने निष्ठा का फोन ट्राई कर लिया था लेकिन निष्ठा ने उसे ब्लॉक कर दिया था, जो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके सर के ऊपर से सब जा रहा है तो वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर निष्ठा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है और तारा ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। क्या हुआ है? आखिर ऐसा क्या हुआ?
आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। रुद्रयान एपिसोड 49। जब 49 निहाल का गुस्सा। अब आगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इन दिनों में निहाल निष्ठा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार तारा उनके बीच में आ जाती और कभी कभी निष्ठा की खामोशी। वो किसी से एक शब्द भी नहीं कहती, बिल्कुल एकदम से चुप हो गई थी और चुपचाप सिर्फ अपनी पढ़ाई करती। अगर जरूरत हो एक तो किसी से कहती, नहीं तो हर वक्त पढ़ाई करती रहती। वही कृष भी तारा से बात करने की कोशिश की थी। तारा ने उसे कह दिया था कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो वह एग्जाम्स और पढ़ाई पर ध्यान दे। निहाल भी काफी बेचैन रहने लगा था और उसका तो मन कहीं नहीं रख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, निष्ठा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। सब तो ठीक था, निष्ठा उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, उनके बीच सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो उसे बेचैन और पागल कर रहा था वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी एक दिन वह कॉलेज में कैंटीन में बैठा हुआ था कि तभी प्रतीक उसके पास आता है। निहाल जब प्रतीक को देखा है तो उसे देखते हुए बोला, अरे प्रतीक तुम यहाँ। तो प्रतीक अपने भाई के सामने बैठे हुए बोला, बस आज मन हुआ आपसे मिलने का। प्रतीक निहाल को देखते हुए बोला, क्या हुआ, परेशान है। तो प्रतीक की बात सुनकर निहाल मुस्कुराते पर बोला, परेशानी क्या कहूँ, किस बात की परेशानी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्रतीक अपने भाई को देखते फिर बोला, भाई अब मोना से प्यार करते हैं। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, तुम्हें ये किसने कहा। तो प्रतीक उसे देखते हुए बोला, आपको मैंने जो पूछा है वह बात बताए। तो प्रतीक की बात सुनकर निहाल थोड़े चढ़ते हुए बोला, मैं मोना से प्यार नहीं करता। मैं तो कहते कहते फिर रुक जाता है। तो उसके बाद को पूरा करते हुए प्रतीक बोला, आप निष्ठा दीदी से प्यार करते हैं। तो निहाल उसे देखते हुए फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुझे पता है मैं उससे प्यार करता हूँ तो क्या करूँ, वह तो मुझसे बात भी नहीं कर रही, मुझे एक बार देख भी नहीं रही है। अब कुछ ठीक था, लेकिन वह कहते कहते गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर ही मार देता है। तो प्रतीक उसे देखते हुए बोला, मुझे आपसे बात करनी है। आधे घंटे बाद प्राइवेट रूम में प्रतीक और निहाल आमने सामने थे। निहाल उसे देखते हुए बोला, क्या बात करनी है तुझे। प्रतीक अपने भाई को देखते हुए बोला, सगाई वाले दिन जब आप और मोना कमरे में थे तो कुछ हुआ था। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो प्रतीक बोला, भाई मैं बस आपसे साफ साफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप साफ साफ मुझे जवाब दीजिए। तो निहाल से एक नज़र घूरता है फिर बोला, कुछ नहीं, बस हम दोनों किसी चीज़ को ढूंढने के लिए अंदर गए थे और गलती उसकी, उसका पैर फिसल गए और वह मेरे ऊपर गिर गई थी, जिस वजह से हाँ उसकी लिपस्टिक भी खराब हो गई थी, लेकिन और तुम सब बहुत तो बाहर थे। निहाल अपनी बात कहते हुए रुक जाता है। उसे अब शायद समझ आ रहा था कि क्या हुआ होगा। वह खड़े होते हुए सोफे से बोला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वह बस मेरे ऊपर गलती से गिर गई थी। और प्रतीक अपने भाई को देखते हुए बोला, और उसके लिपस्टिक के निशान आपके कपड़े और गले पर भी आए थे। तो निहाल बोला, शायद होंगे, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा था। तो वह अपने सर में हाथ रखते हुए बोला, ना तो शायद निष्ठा को, तारा को, तुझे भी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रतीक अपने भाई को घूरते हुए बोला, हाँ भाई, मुझे और तारा दी को तो यकीन है कि कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि आपने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन मोना बहुत कुछ रिएक्ट कर गई और बहुत कुछ कह भी गई थी। इसे हम दोनों को तो पूरा यकीन है, लेकिन निष्ठा दीदी को शायद यकीन नहीं है। तो निहाल गुस्से से बोला, उसे यकीन नहीं है तो वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। तो प्रतीक अपने भाई को देखते हुए खड़े होते हुए बोला, मुझे नहीं पता भाई कि उनके मन में क्या है, बस उन्होंने मुझे बताया था कि हमने जो देखा वह शायद सच नहीं है, और आपसे भी यह सब बताने के लिए, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं देख सका और मेरे मन में जो बात था मुझे उसे क्लियर करना भी जरूरी था। अब आपकी प्रॉब्लम है, आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, बस दीदी को हट मत कीजिएगा। वही प्रतीक जाने लगता है कि निहाल उसे खींचकर अपनी गले लगा लेता है। प्रतीक अपने भाई की पीठ थपथपाते हुए बोला, भाई मुझे यहाँ पर यकीन है, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकता, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। कहकर वह उससे दूर हो जाता है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, तुझे अपने भाई पर यकीन नहीं है। तो वो बोला, नहीं, मुझे उसे लड़की पर यकीन नहीं है। उसके जाने के बाद निहाल गुस्से से एक लत वहीं पर रखे वाज पर मरता है और एक मुक्का सीधा दीवार पर मरता आता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्से आ रहे थे, उसे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा।
वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, निष्ठा। वही निष्ठा जो बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से उसे बेचैनी महसूस होने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तभी वह पानी पीने के लिए जैसे देखी है तो पानी की बोतल नहीं थी, जिस वजह से वह पानी पीने के लिए बाहर चली जाती है। वहीं निहाल अपने कमरे पर बैठा था और फोन से कैमरा से निष्ठा को ही देख रहा था। वह जैसे देखा है कि निष्ठा बाहर आ रही है और उसी के साइड से ही शायद जा रही है, जिस वजह से वह जल्दी से बाहर आता है और निष्ठा के हाथ को पकड़कर अंदर खींच लेता है। निष्ठा इसे एकदम से डर जाती है और चिल्ला पाती कि निहाल उसके होठों पर हाथ रख लेता है। निहाल निष्ठा को देखने लगता है। निष्ठा डर गई थी, लेकिन निहाल को देखकर वो शांत हो गई थी। लेकिन फिर उसे अपने आप को दूर करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए मुझे, प्लीज प्लीज कहकर उसे दूर करने लगी। तो निहाल उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, क्यों दूर हूँ मैं तुमसे, तुमने कहा था ना मैं तुम्हारी खामोशी को समझूंगा, तुम मेरे पास रहोगे तो ही ना समझूंगा, तुम मुझसे दूर क्यों हो, आखिर क्यों हो मुझसे दूर तुम, कहकर एक पूंछ फिर से दीवार में उसी के साइड में मारती है, जिससे निष्ठा के मुंह से चीख निकल जाती है। वह काफी ज्यादा डर गई थी और निहाल को गुस्से में देखकर तो वह भी डर से कांप रही थी। निष्ठा को डरता हुए देखकर वो गहरी सांस लेते हुए उसके सर को सहलाते हुए उसके माथे अपने माथे को जोड़कर उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम मुझसे दूर क्यों हो, तुम मेरी हो ना, तुम मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ तुम। निष्ठा को काफी ज्यादा डर लग रहा था उसे गुस्से में देखकर और उसकी हरकतें वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी निहाल एकदम से उसके चेहरे की ओर झुकने लगता है और पहले उसके माथे को, फिर उसके गाल को, फिर उसके पूरे चेहरे पर धीरे धीरे किस करने लगता है। लेकिन निष्ठा उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से निहाल उसे कसकर पकड़ लेता है। लेकिन निष्ठा बार बार उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, जिसे निहाल को गुस्सा आ रहा था। वह जैसे ही उसके होठों के पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा तो निष्ठा अपना हाथ रख देती है, जिससे निहाल का गुस्सा बढ़ जाता है। वह फिर से उसके होठों की तरफ झुकते हुए उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, जिससे निष्ठा उसे धक्का देने लगी। निहाल को गुस्से में होश नहीं था कि वह जबरदस्ती कर रहा है। जिस निष्ठा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो झट से उसे धक्का दे देती, जोरदार थप्पड़ रसीद देती है, जिससे निहाल का चेहरा एक तरफ झुक पड़ता है। निष्ठा निहाल को देखने लगती है, अपने हाथ को देखते हैं, फिर वहां से जाने लगती है कि निहाल फिर से उसे पकड़ते हुए उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, निष्ठा तुम मुझे मारो पीटो जो भी करो, मेरी जान भी ले लो, लेकिन इसे खामोश मत रहो, कुछ बिना कहीं जाओ मत। तुम कुछ क्यों नहीं कह रही है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते निष्ठा, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा निष्ठा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। निष्ठा को समझाते हुए बोली, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। बार बार एक कहती रही और कहते कहते जब वो थक गई वो रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर निहाल को अपने सीने में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो निष्ठा को रोते हुए नहीं देख पा रहा था। निष्ठा को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन निष्ठा बार बार अपना सर झटक रही थी और रो रही थी। उसे देखकर निहाल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह एकदम से निष्ठा को छोड़ देता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। तो निष्ठा अपने आंसू भरी आंखों से देखी हुई बोली, निहाल उसे देखते हुए बोला, ठीक है तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे पास ना जाऊं, तुम्हारे करीब ना जाऊं, ठीक है मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारे करीब नहीं जाऊंगा, तुम कहोगी तो तुम्हें देखूंगा भी नहीं, तुम्हें परेशान मैं नहीं करूंगा, तुम रोना बंद कर दो और चली जाओ यहाँ से। उसके बाद सुनकर निष्ठा एक पल के लिए अपनी जगह जम भी जाती है। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था निहाल के हर बातें से। निहाल पीछे पलट जाता है। निष्ठा निहाल को देख रही थी, वह अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लेती है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है तो वह छत से देखती है कि निहाल के हाथों में कांच के ग्लास था जो उसने तोड़ दिया था। जिस निष्ठा अपने आप को नहीं रोक पाती और आगे जाकर निहाल की हाथ को पकड़ते हुए परेशान होते हुए बोले, आपको चोट लगी है, कितना खून बह रहा है, क्या किया आपने। फिर से रोने लगी और उसके हाथों को ही बार बार देख रही थी और फूके जा रही थी। निधा आसपास फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती है और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है। निहाल उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है कि निष्ठा गुस्से से उसके हाथ को अपने करीब करते हुए देखते हुए बोले, प्लीज अपनी जगह पर बैठिए। निहाल अपने आंसू भर लाल आंखों से बस निष्ठा के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्र, डर, परवाह, वह प्यार सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था।
निष्ठा देखती है उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा चुभा है, वो उसे निकलती है। उसके आंखों में अंशु बहे जा रहे थे। निहाल के मुंह से कांच निकलते वक्त एक भी आवाज नहीं आई, लेकिन निष्ठा की आंखों से उससे 100 गुना बहे जा रहे थे। जैसे दर्द निहाल को नहीं निष्ठा को हो रहा है। निहाल जब ये देखा है तो अपने आंसू भारी आंखों से ही मुस्कुरा देता है। निष्ठा जल्दी से उसके बैंडेज कर देती है और उसके हाथ को ही थामकर उसके हाथों को ही अच्छे से देखने लगती है कि उसके खून में है ना रुका है या नहीं। उसके हाथ को थोमे कुछ देर बैठी थी कि तभी उसे अचानक से निहाल की आवाज आती है, क्या हुआ तुम्हें? तो मुझसे दूर जाना था, मेरे पास क्यों आई? मेरी जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं तो अनजान हूं ना। उसके बात सुनकर निष्ठा को अचानक से सब बातें याद आने लगती है, जिससे वह निहाल के हाथ को चीर देती है और तो सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है और वहां से चली जाती है। निहाल उसे देखा है, निहाल की आंखों में फिर से गुस्सा आ जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए रुद्रयान एपिसोड 50 जब 50 निष्ठा का फैसला। अब आगे निष्ठा रोते हुए उस कमरे से निकल जाती है और वहीं पर चली जाती है जहां पर तारा थी। तारा जब उसे ऐसे रोते हुए देखते हैं तो उसे देखने लगती है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसके चेहरे पूरे रोने की वजह से लाल हो गया था और उसके हाथों पर भी निहाल की पकड़ की वजह से लाल हो गया था। वही निष्ठा की हालत देखकर तारा बहुत ज्यादा घबरा जाती हो। उसे पानी आई है और वह शांत करवाती है। फिर कुछ देर में ही निष्ठा का रोना शांत हो जाता है तो वह उसके चेहरे को थामते हुए बोली, क्या हुआ? बताओ तो हुआ क्या? तो वह कुछ नहीं कहती और बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। तारा भी उसके पास ही वह वैसे ही बैठी रही। सिया को कॉल आने की वजह से वह वहां पर नहीं थी। करीब आधे घंटे तक वह दोनों ही सही शांत रहे थे। तभी फिर से तारा उससे पूछती है, जिस निष्ठा उसे निहाल ने जो भी कुछ किया और कहा सब बता देती है, जिसे सुनकर तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे निष्ठा पर भी गुस्सा आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है इन दोनों के बीच। को गुस्से से खड़ी होते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के बीच आखिर हो क्या रहा है। तुम उसके करीब नहीं जाती हो, वह तुम्हारे बिना किसी और के करीब नहीं जा रहा है। फिर वह सब क्या था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और तुम एक तरफ कह रही हो कि निहाल उसके करीब नहीं गया था, ना ही उसके साथ भी कुछ किया था। ये सब मोना की बस एक चाल थी जिससे वही ये यकीन दिला सके कि उसके और निहाल के बीच कुछ है। तो निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है तो तारा उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो फिर तुम्हें पता है कि निहाल की कोई गलती नहीं है तो तुम उससे दूर क्यों जाना चाहती हो? आखिर क्या मिलेगा तुम्हें उस तकलीफ देकर? वह तो तुम्हारे लिए पागल है, तुम देख ही रही हो उसकी हालत। निष्ठा तारा की बात सुनकर कुछ नहीं कहते वो उठकर जाने लगती है कि तारा उसका हाथ पकड़ती फिर बोली, सच्ची मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है और सब लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनसे पूछो जिन्होंने इसके लिए सालों इंतजार किया है। फिर वह उसे बैठे हुए उसके सामने घुटनों के बाल बैठते हुए बोली, पता है मैं कृष से कब से प्यार करती हूँ और हमेशा ही उसे अपने करीब रखना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ और उसे ऐसा लगता था कि मैं उसकी और उसके दोस्तों के बीच आ जाऊंगी, जिस वजह से वह मुझसे प्यार तो करता था लेकिन कभी अपनाता नहीं था, लेकिन मुझे भी किसी और के करीब ना जाने देता था या किसी और को मेरे करीब आने देता था। लेकिन वह मुझे अपना भी तो नहीं कह सकता था, इसका दुख मुझे हमेशा से ही था। पर मैंने तो आस ही छोड़ दी थी उसे अपना मानने की, बस किस्मत ने हमें मिला लिया। फिर से तुम्हें तो इतनी आसानी से निहाल मिल गया है ना? तो निष्ठा उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान देते हुए बोली, जो आसानी से मिल जाए वह मोहब्बत कैसे? हमारी मोहब्बत तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई और मैं इसे अपने दिल में ही दबा कर रखना चाहती हूँ, यह बाहर कभी भी नहीं आएगा। तो तारा गुस्से से खड़ी होते हुए, पल पर क्यों? तो निष्ठा खड़ी होती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे देखते हुए मोना ने उसे जो कुछ कहा और उसे जो फील हो रहा था वह सब उसे बता देती है, एक एक बात साफ साफ बहुत तारा को बताती है। तारा जब उसकी सारी बातें सुनती है तो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है, वह कुछ कह नहीं पा रही थी। तो निष्ठा उसे देखकर मुस्कुराते फिर बोली, क्या तुम भी सोच में पड़ गई? इसी वजह से ही मैं अब किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, बस अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और निहाल भी एक न एक दिन आगे तो बढ़ ही जाएगा, किसी के लिए किसी की जिंदगी नहीं रुकती। उसके बात सुनकर तारा कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन मोहब्बत अगर सोच समझ कर किया जाए तो वह मोहब्बत कैसा? वो तो बस हो जाता है ना। तो
निष्ठा मुस्कुराते अपनी आंख बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ मोहब्बत हो गई। और शायद ही कभी कोई मेरे दिल में रहेगा उसके सिवाय, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने करीब नहीं रहने देना चाहती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसे या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो। मेरी जिंदगी में पहले ही कोई भी नहीं है, मैं हमेशा से ही अकेली हूँ। इतनी मुश्किलों से मुझे कुछ दोस्त मिले हैं जिसे मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर सकती हूँ, जो मेरे फिक्र करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहती। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं निहाल को अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगी, कह के वो सीधे निकल जाती है। उसके जाने के बाद तारा गहरी सांस लेते हुए उसके जाने की तरफ देखते हुए बोली, ये तो तुमने बड़े आसानी से कह दिया कि तुम उसे अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे, लेकिन वो तो आ चुका है और मुझे जितना पता है कि तुम अपने आप को नहीं रोक पाओगे इसके करीब जाने से। वह वहां से निकालकर सीधे प्रतीक को फोन करती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है। वहीं कृष उसे रास्ते में दिखता है, लेकिन तारा ने कृष को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कृष भी देखा है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वह भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। वही निष्ठा वहां से सीधे अपने हॉस्टल में चली जाती है और सोवर लेने के लिए बाथरूम के अंदर शवर के नीचे खड़ी होकर भीगने लगती है। उसे सारी बातें याद आ रही थी, जो सब सोचते थे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह वही घुटनों के बाल बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे धीरे धीरे सारी बातें याद आ रही थी और उन सब बातों को याद आते ही उसे और ज्यादा रोना आ रहा था। उन सब को सोचना नहीं चाहती थी वह, किसी भी ख्याल को अभी अपने दिल में नहीं रोकना चाहती थी। वह करीब 2 घंटे तक वैसे ही भीगती रही, तभी उसे बाथरूम के डोर पर नॉक होने की आवाज आई। बाहर से आयु नॉक करते हुए बोली, निष्ठा तुम अंदर हो? तो निष्ठा अपने आंसू पहुंचने हुए जल्दी से स्वर ऑफ करके टॉवल पहनकर बाहर आती है तो आयु से देखने लगती है। उसके चेहरा पूरा लाल हो गया था, आंखें बिल्कुल सूज गई थी रोने की वजह से और वह ठंड से कांप रही थी। आयु उसे पकड़ लेती है और उसे देखते हुए बोली, तुमने अपनी हालत क्या बना ली? उसकी बात सुनकर निष्ठा धीमे आवाज में बोली, मैं ठीक हूं। का कर वह 2 कदम आगे बढ़ती है कि उसका पैर लड़खड़ाने लगता है तो आयु उसे झट से पकड़ लेती है और उसे वहां पर बैठा देती है और जल्दी से एक टॉवल लेकर उसके सर पोंछने लगती है। निष्ठा बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। आयु उसको सर पोंछते हुए बोली, मैं यहाँ तुम्हें बताने आई थी कि मैं अभी घर के लिए निकल रही हूँ, माँ ने बुलाया है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन तुमने अपनी हालत देखी है, अपनी तबीयत खराब कर ली है तुमने, तुम्हें ऐसा छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। तो निष्ठा जब यह सुनती है तो उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपना सर ऊपर उठाकर देखते हुए बोली, आयुडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सर्दी हो गई है। तो आयु उसे घूरते हुए बोली, सर्दी हो गई है और उसमें तुमने अपना सर धो लिया, तुम्हें तो मार पड़नी चाहिए। तो निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है तो आयु गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है तो मेडिसिन खाकर रेस्ट कर लेना, मैं चली जाऊंगी और कल शाम तक आ जाऊंगी। तो निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है और वहां से कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं आयु फोन निकल के निहाल को फोन करती है। निहाल जो अभी वहीं पर ही बैठा हुआ था, जब उसे आयु का फोन आता है वह कॉल रिसीव करता है तो आयु दूसरी तरफ से बोली, सुन निहाल मैं जा रही हूँ, घर माँ ने कर भिजवाया है और मुझे बुलाया है। तो निहाल बस और कहता है आयु को। वह थोड़ी परेशान लगता है तो आयु परेशानी भरी आवाज में बोला, तुझे क्या हुआ? तो वह बोला, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। तो निहाल की बात सुनकर आयु चीरते हुए बोली, तुम लोगों का क्या चल रहा है यहाँ? निष्ठा उसके हालात बहुत खराब है, उसे सर्दी हो गई है और उसने सर भी धो लिया है और पता नहीं क्या हुआ है, आंखें भी सजी हुई है, वह तो कुछ मुझसे बता ही नहीं रही है। मैं भी रात को नहीं रहूंगी, उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। वह ये कह ही रहा था कि तभी निष्ठा की छींकने की आवाज आती है तो आयु झट से खड़ी होकर निष्ठा की तरफ देखते हुए बोली, निष्ठा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो निष्ठा अपना सर हमें हिलाते हुए बोली, हाँ दी रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। वही निहाल उसके बात सुनता है। आयु फिर फोन पर निहाल से बोली, ठीक है तो फोन रख, अपना ध्यान रख, मैं निकल रही हूँ। तो निहाल और कहकर कॉल कट कर देता है। वही आयु उसे अपना ध्यान रखने का कहकर मेडिसिन देकर निकल जाती है।
वहीं दूसरी तरफ तारा और प्रतीक एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तारा ने प्रतीक को सब बारे में बता दिया था क्योंकि प्रतीक को पहले से ही सब कुछ पता था। प्रतीक जब ये सब बातें सुनता है तो गुस्से से बोलो उसे मोना की इतनी हिम्मत, उसने निष्ठा दी को क्या सब कहा और माँ वो ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है उन्होंने भाई के लिए मोना को पसंद किया और वह भी अभी से में। तो फिर वह तारा को देखते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्या दीदी सच में? निष्ठा दीदी मेरे भाई के पास नहीं रहेंगे, मैंने देखा है भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर निष्ठा दी उन्हें अपने पास नहीं आने देंगे तो उसकी बात को बीच में रोकते हुए बोली, देखो प्रतीक मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे मोना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसने ये सब जानबूझकर निष्ठा के मन में कहा क्योंकि उसे पता है कि निष्ठा कितनी भोली है और उसे सबसे ज्यादा इसी बात से फर्क पड़ता है। तभी पीछे से एक आवाज आई, किस बात से किसे फर्क पड़ता है? तो वह दोनों पीछे देखने लगते हैं तो पीछे कृष खड़ा था जो तारा को ही थोड़े गुस्से वाले नजरों से देख रहा था। तारा उसे देखकर खड़ी हो जाती है, प्रतीक भी खड़ा हो जाता है। कृष्ण दोनों के पास आते हुए तारा को घूरते हुए बोला, तारा ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो और किस बारे में बता रही हो? क्या हुआ? निष्ठा को किस बारे में तुमसे बातें कर रहे हो? तो उसके बाद सुनकर तारा वहां से जाते हुए बोले, कुछ नहीं। तो कृष्ण उसका हाथ पकड़ते भी बोल, तारा मुझे तुम बताओ कि क्या हुआ है? प्रतीक जब ये देखा है तो वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद और अपना हाथ झटकते हुए बोली, तुम्हें कुछ पता है क्या चल रहा है? नहीं पता है ना? तो जब तक तुम्हें कुछ पता ना हो उसे बारे में मत पूछना मुझे। तो उसके बाद सुनकर कि गुस्से से बोला, मुझे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो उसकी बात सुनकर तारा रोने लगी और उसे रोता हुआ देखकर कृष परेशान हो गए और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ कहकर उसका सर सहलाने लगा और तारा बस रोए जा रही थी।